Hello everyone, welcome to the first lecture of वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप मैं बताऊंगा वेब डेवलपमेंट का। काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि भैया मुझे वेब डेवलपमेंट का डिटेल रोड मैप जानना है। मैंने HTML CSS कर लिया है, अब आगे क्या करूं? जावा स्क्रिप्ट कर लिया है, अब आगे क्या करूं? रिएक्ट जेएस कर लिया है, अब आगे क्या करूं? इन्हीं सारे क्वेश्चन का एक आंसर मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। कंप्लीट रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट। ओके, सो इस वीडियो को मैं कंप्लीटली रॉ रखूंगा, बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा। और दैट्स इट। सो तुरंत स्टार्ट करते हैं अपना वेब डेवलपमेंट का रोड मैप कि कैसा क्या होने वाला है और वेब डेवलपमेंट किन किन स्टेयर्स से मिलके बना है। हम लोग को अगर वेब डेवलपमेंट की हाइट तक पहुंचना है तो किन किन स्टेयर्स पे चढ़ के हम लोग पहुंच सकते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। रोड मैप। देखो, वेब डेवलपमेंट पे ना दो चीजें होती हैं। पहली आपकी होती है फ्रंट एंड, दूसरी होती है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रंट एंड वो चीज होती है जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जितनी भी चीजें आप कर पा रहे हैं, कोई भी कलर देख पा रहे हैं बटन का शेप देख पा रहे हैं, फॉन्ट देख पा रहे हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ देख पा रहे हैं, बटन को क्लिक कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो रहे हैं। जितनी चीज भी आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं किसी वेबसाइट में, वो सब कुछ होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड बनाया गया है फॉर यूजर्स। फ्रंट एंड किसके लिए बनाया गया है? यूजर्स के लिए बनाया गया है। यूजर्स कौन? जो आप हैं, जो हम हैं, जो कि वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं किसी एक पर्पस के लिए, उसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। राइट। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड वो चीज होती है जो कि बैक एंड में परफॉर्म हो रही होती है किसी वेबसाइट की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजॉन वेबसाइट को विजिट किया, किसी कार्ट में ऐड टू कार्ट किया। ठीक, ऐड टू कार्ट करने से वो जो प्रोडक्ट है वो आपके जो कार्ट वाला ऑप्शन है उसमें डिस्प्ले हो जाता है। ठीक, आपको तो ये दिख रहा है कि आपने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया और जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट में चला गया और उसमें आपको दिख रहा है। लेकिन वो ऐड टू कार्ट में गया कैसे, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या कोडिंग था, वो सब कुछ बैकएंड के अंदर आता है। जो भी चीज आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रही है वो बैकएंड में है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अमेजोन वेबसाइट या फ्लिपकार्ट में देखा होगा कि एक स्लाइडर होता है। जैसे जैसे आप होम पेज में विजिट करेंगे तो उसमें आप स्लाइडर देखेंगे कि ऐसे ऐसे करके इमेज स्लाइड हो रही होती है। अब वो जो स्लाइडर है वो तो आपको दिख रही है कि इमेज स्लाइड हो रही है, लेकिन वो कैसे स्लाइड हो रही है ये चीज आपको नहीं पता। ये कैसे हो रहा है ये भी आपको नहीं पता। तो ये सारी चीजें आती हैं बैकएंड के अंदर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई एक डेटा है जो कि स्टोर है ना। आप अगर अमेजोन में ऐड टू कार्ट करते हैं, 10 दिन बाद भी अगर ओपन करेंगे अपना अमेजोन तो उसमें भी आपको डिस्प्ले होगा वो सेम प्रोडक्ट। ठीक, तो इस चीज को हम लोग बैकएंड कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो भी बैकएंड में चल रहा है वो उन सबको हम लोग बैकएंड कहते हैं। ठीक, बैकएंड बनाया गया है जो कि डेवलपर्स है उनके लिए मैनेज करने के लिए। ठीक, इन बैकएंड का जो यूजर्स है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या आता है। ठीक, फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या आता है, फ्रंट एंड हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको सीखनी पड़ेगी HTML। HTML क्या होता है? स्केलेटन ऑफ ई वेबसाइट, है ना। मतलब कि HTML से हम लोग किसी वेबसाइट में वो चीज डिफाइन करते हैं कि कोई चीज कहाँ पे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि पहले इमेज, देन टेक्स्ट, फिर एक बटन। ठीक, ये जो ऑर्डर हम लोगों ने बनाया, एक स्केलेटन रेडी किया, एक ब्लूप्रिंट रेडी किया, ये चीज HTML से होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा। देन उस स्केलेटन में हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है, देन टेक्स्ट है, देन बटन है। बटन का कौन सा कलर रहेगा, कौन सा शेप रहेगा, टेक्स्ट कितना बड़ा होगा छोटा होगा, कौन से कलर का टेक्स्ट रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग CSS की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये आपका CSS हो गया। देन आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट को स्टैटिक बनाने में। ठीक, सॉरी, स्टैटिक से डायनेमिक बनाने में। अब ये डायनेमिक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो वेबसाइट है उस बटन पे आपने क्लिक किया तो उस बटन से कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा ये चीज हम लोग जावा स्क्रिप्ट से डिफाइन करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या कि HTML से हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं,
सीएसएस से हम लोग उसमें डिजाइनिंग स्टाइलिंग करते हैं। ठीक, जावास्क्रिप्ट इज द ब्रेन ऑफ वेबसाइट। ठीक, जावास्क्रिप्ट से कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे मैंने बटन क्लिक किया तो अब उस बटन से हम लोग दूसरे पेज में जाएंगे, या उस बटन से कोई एक नया पेज ओपन हो जाएगा, है ना। ये जितने भी फंक्शन है वो सारा जावास्क्रिप्ट की मदद से परफॉर्म होते हैं। काफी सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा स्क्रोलिंग टेक्स्ट होता है, कि ऐसे टेक्स्ट है वो बार बार जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है। ये कैसे होता है? ये भी जावा स्क्रिप्ट की मदद से होता है। सो जितना भी फंक्शन वाला वर्क है, किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक से स्टैटिक से डायनेमिक बनाना होता है, वो हर एक चीज हम लोग जावा स्क्रिप्ट से करते हैं। ठीक, अभी स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है ये भी थोड़ा जान लो। स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मली वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की वेबसाइट समझ सकते हो, कोई भी एक सरकारी .com जाओ, है ना, या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है, मोस्टली वेबसाइट गवर्नमेंट की स्टैटिक होती है। मतलब उसमें कुछ भी आपको एनिमेशन या कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, इमेज होती है, आप क्लिक करते हैं देन दूसरे पेज में चले जाते हैं। ठीक, उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। अब जो स्टैटिक वेबसाइट क्या अब जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल वो हर एक यूजर के लिए अलग रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया एज अ नेम ऑफ अक्षत तिवारी, तो वेबसाइट में आपको ऊपर दिखेगा अक्षत तिवारी। किसी और ने, फॉर एग्जांपल वंश नेम का कोई व्यक्ति है, उसने लॉगिन किया तो फिर उसको ऊपर दिखेगा वंश लॉगिन, है ना। तो इस तरह से हर एक यूजर के लिए एक अलग वेबसाइट का कंटेंट ओपन हो रहा है, तो उसको हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। और अगर हर वेबसाइट के लिए सिमिलर कंटेंट ओपन हो रहा है तो उसको हम लोग स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। ठीक, ये भी चीज समझ गए होगे तुम लोग। अब बात आती है, ये जो मैंने साइड में कुछ चीजें लिखी हैं ये क्या है, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, रिएक्ट जेएस, है ना, ये सारी चीजें क्या है। देखो क्या होता है कि कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये है फ्रेमवर्क। ठीक, अब फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पनीर की सब्जी खानी है, पनीर की सब्जी बनानी है, तो आपने क्या किया, आप गए मार्केट में 1 किलो पनीर ले आए, मसाले ले आए पनीर का, है ना, सब्जियां ले आई जो जो डलनी है, और लाके घर पे आके बना ली, ठीक, और खा ली। लेकिन क्या हो अगर मार्केट में कुछ एक पैकेट पनीर करके आता है, जिसमें आप लोग सिर्फ गर्म पानी डालो और आपकी पनीर की सब्जी रेडी हो जाती है ना, उसमें कुछ भी नहीं बनाना होता, सिर्फ गर्म पानी डालो, जैसे इंस्टेंट नूडल होते हैं उसी तरह इंस्टेंट पनीर की सब्जी भी आ गई मार्केट में। तो आप गए एक पैकेट इंस्टेंट पनीर की सब्जी ले आए, उसमें पानी डाला आपने और बना के खा लिया। सेम यही इंस्टेंट जो नूडल्स या इंस्टेंट पनीर की सब्जी होती है, वही चीज होती है फ्रेमवर्क आपकी। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपके जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं वो बने बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई बटन क्रिएट करनी है जिसका कलर पर्पल होगा, जो कि थोड़ा बॉर्डर से राउंड शेप की होगी, ठीक, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको बेसिक से बनाओ, पूरा HTML लिखो, पूरा CSS लिखो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि बूटस्ट्रैप जैसी वेबसाइट पे जाओ और वहां से कॉपी करो कोड को और लाके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर लो। ठीक, तो फ्रेमवर्क का यही काम रहता है कि आपके जो कोड है उसको इजी कर देता है। आपको पूरी कोडिंग स्टार्टिंग से नहीं करनी पड़ती है, बट सीधे जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक, तो उसके लिए एक बूटस्ट्रैप वेबसाइट है। बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वेबसाइट है, और मोस्ट ऑफ द डेवलपर इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो आपको भी बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है, लेकिन तब करना है जब आप इन तीनों टेक्नोलॉजीज में अच्छे से मास्टर हो गए हों तब। ठीक, ये बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपके वर्क को ईज़ी करता है, और जो आपका टाइम लगने वाला है उसको भी कम करता है। बूटस्ट्रैप के साथ साथ एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कि है टेलविंड। टेलविंड भी सेम काम करती है और बूटस्ट्रैप से ज्यादा ही यूजफुल है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों में कोई कंपैरिजन है, दोनों अपनी अपनी प्लेस में यूजफुल है, बट आज के करंट सिनेरियो को देखें तो टेलविंड काफी ज्यादा प्रचलन में आ रही है। ओके, सो आप लोगों को बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों सीखना है। ठीक, अब बात आती है रिएक्ट जीएस की। देखो रिएक्ट जीएस एक बड़ा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिएक्ट जेएस एक काफी बड़ा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, और इसको सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिएक्ट जेएस जो है वो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिमांड कर रही हैं, और जितनी भी जितने भी फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड में उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित रिएक्ट जेएस ही है। ठीक, तो रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस भी सेम यही काम करता है, बट रिएक्ट जेएस क्या करता है, इन तीनों का फ्रेमवर्क है, मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तीनों के काम को इजी कर देता है। और जो बूटस्ट्रैप और टेलविंड है ये सिर्फ CSS के काम को इजी करता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक,
और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मैं नहीं दूंगा बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप लोग खाली इतना समझो कि आपको HTML सीखना है, देन उसके बाद CSS सीख लो, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक। और जावास्क्रिप्ट जैसे ही सीख लोगे देन सीखो बूटस्ट्रैप, ठीक। और बूटस्ट्रैप सीखने के बाद टेलविंड। इन दोनों को सीखने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन। टेलविंड को सीखने में एक दिन, ठीक। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस से आते हैं और सीखना एक दिन में हो जाएगा। और जब बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीख जाओ देन आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो, ठीक। अब यहाँ से हम लोग का फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट एंड के बाद हम लोग आते हैं बैक एंड में। बैक एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जितनी कंपनीज है वो डिमांड कर रही हैं कि एक बंदा जो वो वेब डेवलपर है उसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आनी चाहिए, राइट। सो बैकएंड के लिए सबसे पहले आपको सीखना है नोड जेएस। नोड जेएस कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो। नोड जेएस बस एक आपके कंप्यूटर में इन्वायरमेंट क्रिएट करती है एक्सप्रेस जेएस के लिए या फिर रिएक्ट जेएस के लिए, है ना। इन्वायरमेंट मतलब कैसा? फॉर एग्जांपल कि आप किसी बाहर देश से कोई एक बर्ड लाते हैं, ठीक। अब वो अगर बर्ड आप किसी अदर कंट्री से ला रहे हैं तो इंडिया के सराउंडिंग में तो सरवाइव कर नहीं पाएगी, राइट। तो उसके लिए आपको एक अलग सा केस बनाना पड़ेगा या अलग सा एक रूम बनाना पड़ेगा उस कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक। जब आप वो कंट्री के अकॉर्डिंग अपना घर में रूम बना लोगे तब तुम उस वर्ल्ड को इसमें रख सकते हो। सेम यही चीज होती है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं जो कि रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें नोड जेएस इंस्टॉल कर देता है आपके कंप्यूटर में, ठीक। तो सबसे पहले आपको नोड जेएस सीखना है ना। नोड जेएस के बाद नोड जेएस के बाद आपको आना है एक्सप्रेस जेएस में। अब ये एक्सप्रेस जेएस क्या होता है? एक्सप्रेस जेएस बैकएंड के लिए वर्क करता है। एक्सप्रेस जेएस से हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रंट एंड है उसको बैकएंड से जोड़ते हैं। एक्सप्रेस जेएस से हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रंट एंड है उसको बैकएंड से जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई डेटा है उसको स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करोगे? तो उस स्टोरिंग का कोड जो लिखोगे तुम वो एक्सप्रेस जेएस से लिखोगे, ठीक। एक्सप्रेस जेएस बैकएंड की लैंग्वेज है, बस अभी के लिए इतना समझ लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। पहले क्या सीखना है? नोड जेएस, देन सीखना है आपको एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस एक्सप्रेस जेएस के साथ साथ तुमको डेटाबेस भी सीखना है। ये क्या है? ये है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होते हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ, डेटाबेस स्टोरिंग डिवाइस है, एक स्टोरिंग करने का तरीका है, ठीक। इतना इतना समझ लो, बाकी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे तुम आगे बढ़ोगे सीखोगे तुमको ये सारी चीजें अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगी, राइट। तो उसके बाद तुमको सीखना है मोंगोडीबी और माई एसक्यूएल, ठीक। इतना अब एक लिए जान लो, तुमको ये दोनों चीजें सीखनी है। आंख बंद कर लो और बस इस पे ध्यान दो कि तुमको नोट मोंगोडीबी और माई एसक्यूएल सीखना है बस, है ना। नेक्स्ट तुमको सीखना है एपीआई, है ना। एपीआई क्या होता है? एपीआई तुम्हारा एक तरह का वेटर समझ लो। वेटर वेटर जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम डायरेक्टली शेफ से थोड़ी कहते हो कि भैया मुझे पनीर की सब्जी बना के दो, है ना। तुम क्या करते हो? वेटर को बुलाते हो, वेटर एक पनीर की सब्जी। फिर वेटर जाता है शेफ के पास और शेफ से कहता है पनीर की सब्जी बनाओ, ठीक। शेफ क्या करता है? पनीर की सब्जी बनाता है और वेटर को दे देता है। फिर वेटर आता है आपके पास और आपको वो पनीर की सब्जी दे देता है। सेम यही काम करता है एपीआई। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक। उसका जो डेटा है उसको तुमको सर्वर तक ले जाना है, यानी डेटाबेस तक ले जाना है। अब वो कैसे जाएगा? वो एपीआई के थ्रू जाएगा, मतलब एपीआई उस डेटा को लेगी और जाके डेटाबेस में स्टोर कर देगी, ठीक। यही काम वाइस वर्सा होता है जब तुमको कोई डेटा सर्वर से चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको चाहिए कि तुम्हारा जो यूजर है वो लॉग इन कर रहा है तो उसका नेम क्या है। देन क्या होगा कि जो एपीआई है वो जाएगी डेटाबेस के पास और जो भी नेम लिखा होगा उसमें उसको उठाएगी और लाके तुमको दे देगी, ठीक। तो ये काम करता है एपीआई। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी बस इतना याद रखो कि तुमको ये सारी चीजें सीखनी है। नेक्स्ट आता है आपका वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? ये एक तरीके का एक ट्रैकिंग का मेथड समझ लो। फॉर एग्जांपल कि तुम एक कंपनी में हो, ठीक। कंपनी में तुम अकेले तो वर्क करोगे नहीं, एक प्रोजेक्ट पे तीन चार लोग, पांच लोग, छह लोग होते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होते हैं। देन उसको ट्रैक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, साथ में वर्क करने के लिए हम लोग वर्जन कंट्रोल यानी गिट का यूज करते हैं। तुमने गिटहब सुना होगा काफी बार,
तुमने गिटहब काफ़ी बार सुना होगा, तो गिटहब यही वर्क करता है कि वर्ज़न कंट्रोल की वर्क करता है, ठीक? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि किस दिन हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस किए, ठीक? फॉर एग्जांपल अगर हमको चाहिए होगा कि हमने 10 दिन पहले जो अपने प्रोजेक्ट में चेंज किया था, वो हमको देखना है। ऐसे तो देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम चेंजेस हो चुका है। तो अगर गिटहब के थ्रू तुम वर्क करोगे, तो तुम 10 दिन पुराना चेंजेस भी देख पाओगे कि 10 दिन पहले मेरा कोड ऐसा दिखता था। ठीक? तो ये यूज़ होता है गिटहब का। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिमाग को शांत रखो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जो-जो मैंने बताया है उसको फ़ॉलो करके वो सीखते जाओ बस। ठीक? मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। वेब डेवलपमेंट में 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड होता है यूज़र के लिए, बैक एंड होता है डेवलपर्स के लिए। फ्रंट एंड में तुमको क्या-क्या सीखना है? पहले एचटीएमएल सीखना है, देन सीएसएस सीखना है एंड देन जावास्क्रिप्ट सीखना है, ठीक? इतना हो गया। देन आ जाना है तुमको बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप सीखो, टेलविंड सीखो, ठीक? टेलविंड सीखने के बाद तुम रिएक्ट जेएस सीखो, राइट? रिएक्ट जेएस सीख लिया तुमने। अब अगर तुमने रिएक्ट जेएस सीख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है तुम नोड जेएस तुमने पहले सीखा होगा, ठीक? इस चीज़ को तुम आगे जब सीखोगे देन जान जाओगे, ठीक? नोड जेएस के बाद तुम एक्सप्रेस जेएस और एक्सप्रेस जेएस सीखोगे और साथ-साथ में तुम सीखोगे मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल एंड एपीआई कैसे फॉर्म करते हैं, ये चीज़ें, ठीक? ये चीज़ें तुम साथ-साथ सीखोगे। जो भी जिस भी लेक्चर से तुम देख रहे होगे, वैसे तो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स अपलोड करूँगा, लेकिन अगर तुम कहीं और से भी सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुमको साथ-साथ में सिखाई जाएँगी। और लास्ट में तुम सीखोगे गिटहब यानी वर्जन कंट्रोल, ठीक? इतनी चीज़ें अगर तुमको आ जाएँगी, देन तुमको एक रोड मैप, एक क्लियर विज़न मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट का और तुम अच्छी-अच्छी वेबसाइट बनाने लगोगे। इसके बाद तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि किस तरह से तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक? और मैं जल्दी ही प्रोजेक्ट्स का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो और कौन-कौन से तुमको स्टार्टिंग से एंड तक बनाने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही और जल्द ही पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट होगी और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना और अपना कमेंट लिखना मत भूलना कि वीडियो कैसा था।